नमस्ते बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि आज क्या प्रश्न है? बच्चों, मेरा आपको आज का प्रश्न यही है कि कितने लोगों को अपनी डायरी लिखने का शौक है? डायरी यानी दैनंदिनी। हर रोज सुबह से उठकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हो उनका लेखा जोखा जब एक बुक में लिखा जाता है बच्चों, उसे डायरी कहा जाता है। यानी यह हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का क्रम हम कई दिनों बाद भी पढ़ सकते हैं। इसे डायरी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यह डायरी हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारी उम्र भी बढ़ जाए, तो वह डायरी हमारे पास रहती है। यानी किस तारीख को यानी दिनांक को हमने क्या किया था, वह हमारे हर दिन याद में नहीं रहता। लेकिन अगर उसे हमने इस बुक में यानी डायरी में लिख कर रखा तो बड़े दिनों के बाद हम उसे पढ़ सकते हैं। यानी याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार इस डायरी द्वारा हमारी दैनंदिनी क्या थी वह हम तुरंत खोलकर पढ़ सकते हो। इसे कहा गया है डायरी। तो क्या डायरी का अर्थ आप समझ गए? तो आज से आपको अपनी डायरी लिखना भी शुरू करना है। करोगे ना? देखो बच्चों, इस डायरी के बारे में मैं आपको आज एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने एक पूरक पठन देखा था जिसका नाम था मन। और उस मन जो पूरक पठन था वह पद्य रूप में था। आज जो पूरक पठन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह पूरक पठन गद्य रूप में है, यानी पाठ के रूप में है। तो आज का अपने इस पूरक पठन का विषय है खुला आकाश। यानी पूरक पठन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है खुला आकाश। और इस खुला आकाश के लेखक है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया यह खुला आकाश यानी नारायण जी की, कुंवर जी की यह दैनंदिनी है, डायरी है। तो इस प्रस्तुत डायरी विधा का एक उदाहरण यानी उन्होंने हर दिन का अपना लेखा जोखा इस डायरी में लिख कर रखा है। और उसी डायरी के गिने चुने कुछ भाग, कुछ अंश लेखक हमारे लिए देने की कोशिश करते हैं। यानी उस गिने चुने अंशों के द्वारा, उस दैनंदिनी द्वारा हम हमारे जीवन में आज क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में यह कुछ अंश इस खुला आकाश द्वारा वे हमें देना चाहते हैं। तो खुला आकाश जो पाठ है यानी पूरक पठन जो है, इस पूरक पठन के माध्यम से कुंवर नारायण जी नगरों की भीड़, वहां की जीवन शैली, जीवन संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डालते हैं। तो आत्मचिंतन हमारे जीवन में आवश्यक है। जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। सहजता से हम जीवन जीते नहीं, यानी बड़े उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होते हैं। इसलिए वे आत्मचिंतन पर भी
हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमारा जीवन किस प्रकार है, हम जीवन में हमारे अंदर की दुनिया को किस प्रकार बाहर ला सकते हैं, बाहर की दुनिया किस प्रकार की है। हर एक डायरी का अंश हमें कुछ न कुछ देने की कोशिश करता है। यह डायरी तो लेखक के बारे में है। हर दिन जिस दिनांक को उन्होंने उस अंश को लिखा है, जो घटना उन्होंने देखी है, उसी के बारे में उनके मन में उस समय क्या विचार आए, वह उसके बारे में क्या सोचते थे, इसका लेखन उन्होंने हर दिन किया हुआ है। और उसी दिनों का कुछ अंश, कुछ भाग उन्होंने हमारे दैनंदिनी में हम उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते। देखो बच्चों, तुम विद्यार्थी दशा में हो, उसका उपयोग तुम्हारे लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार भी लेखक ने किया है। यानी दैनंदिनी होना, डायरी का लेखन होना आवश्यक है। हमारा जीवन खुले आकाश की तरह होना चाहिए। तो उनके इस लेखन का अंश जो है, यानी खुला आकाश जो है, उनके डायरी का नाम है दिशाओं का खुला आकाश। यानी उन्होंने जो दैनंदिनी डायरी लिखी है, उसका नाम ही उन्होंने दिशाओं का, यानी हर दिशा की तरफ वे देखते थे। हर दिशा की तरफ देखकर खुला आकाश किस प्रकार है, हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, आज मैंने क्या देखा, आज उस घटना का मेरे मन में, मेरे विचारों में कैसा परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी वे हमें देना चाहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार सर्वप्रथम हम कुंवर नारायण जी का परिचय भी देखेंगे। तो कुंवर नारायण जी जो है, कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका परिचय देते समय नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। यानी इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। यानी बहुआयामी व्यक्तिमत्व ही इसे कहा जाएगा। यानी हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। तो आपकी, यानी लेखक की कविता या कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यानी जो भी लेखन कार्य उनका हुआ है, अपने देश के लिए सीमित नहीं है, विदेशी भाषाओं ने भी उनका अनुकरण किया है, अनुवाद किया है। और इसी सब साहित्य को देखकर उन्हें अपने भारत का सर्वोच्च सम्मान, यानी साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी उन्हें प्राप्त हुआ है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार यह हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है लेखन के क्षेत्र में। तो इस प्रकार यह पुरस्कार भी वे प्राप्त कर चुके हैं। तो इस पाठ संबंधी अगर हमें कुछ कहे तो इस प्रकार कुछ कृतियों का लेखन कार्य भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ लेखन कार्य किए हैं और कुछ प्रमुख कार्य जो लिखा है वो पुस्तकों के नाम है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा, इन दिनों, इस प्रकार का लेखन भी उन्होंने किया है। यानी इन सारी किताबों का लेखन कार्य भी उन्होंने किया है। तो अब हम देखेंगे इस पाठ संबंधी, यानी जो पूरक पठन है खुला आकाश, इस खुला आकाश में हमें क्या बताना चाहते हैं। हर दिन का उल्लेख भी उन्होंने किया है, दिनांक उन्होंने दी है, साल भी उन्होंने लिखा है, कौन से साल में उन्होंने लिखा है, कौन सा बरस वो उस समय लिखते थे और कौन से दिनांक को उन्होंने वह अनुभव किया है, इसका भी वर्णन वे हमें यहाँ देते हैं। तो प्रस्तुत डायरी विधा जो है, यहाँ कुंवर नारायण जी ने अपने जीवन के संघर्ष, साहित्य
आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यानी इस जीवन क्रम में जीवन जीते समय उस घटनाओं का, जीवन क्रम का हमारे ऊपर किस प्रकार परिणाम होता है, इसका विचार वे करते हैं और उन्हीं विचारों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस पाठ में उनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद करने के सिवा स्वयं से वाद विवाद करना चाहिए। यानी स्वयं को संवाद करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, आज मेरा दिन किस प्रकार का है, खुद के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। वे हमें स्पष्टता से बताते हैं कि दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ वाद विवाद करने में अपना समय मत गवाओ, तो वही समय खुद के लिए उपयोग में लाने की कोशिश करो, यानी खुद से संवाद करो। ऐसा इस खुले आकाश का अर्थ ही उन्होंने बताया है। तो एक एक अंश का पठन मैं करूंगी और आपको स्पष्टता पूर्वक समझाने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो बच्चों, अपना पेज नंबर 27 है और पाठ क्रमांक के 7 खुला आकाश। लेखक है कुंवर नारायण जी। पहला जो अंश दिया है उसका टाइटल यानी हेडिंग उन्होंने दिया है, शीर्षक उन्होंने दिया है अंदर की दुनिया। तो देखो बच्चों, उसका पठन मैं कर रही हूँ, बाद में उसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगी। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखती है। यह अंदर की दुनिया जो कुछ अंश डायरी का यहाँ दिया है वह 10 मार्च 1998 इस समय लिखा गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ शीर्षक दिया है अंदर की दुनिया। यानी भगवान ने हमें बनाया है तो बहुत सारे गुणों का संचय उन्होंने हमारे अंदर भर के रखा है। उन गुणों का उपयोग हम किस तरह करते हैं, उसका उपयोग भी हमें करना आवश्यक है। इसलिए कुंवर नारायण जी हमें पहली ही लाइन में बताते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है। यानी बहुत सारा हमें आता है, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार करना है, यह सोचने के लिए वे हमें प्रेरित करते हैं। 10 मार्च 1998 को उन्होंने ये लिखा है, यानी उस दिन 10 मार्च के दिन उन्होंने अपने खुद की अंदर की दुनिया को सोचा है, अंदर की दुनिया के बारे में सोचा है और वही उन्होंने डायरी में लिखा है। उसका उपयोग आज हम कर सकते हैं, यानी हमें खुद को ढूंढना है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किस प्रकार अपना कार्य कर सकता हूँ, यानी अपने अंदर की दुनिया को छोटा बिल्कुल मत बनाओ। आगे की लाइन देखो, उसका विस्तार हम नहीं करते, यानी अंदर की दुनिया को हम दबाए रखते हैं। उसे खुला करने की कोशिश करने के लिए वे हमें प्रेरित करते हैं। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। देखो बच्चों, बाहर का आकर्षण हमें उसकी ओर खींच लेता है, यानी मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, हम भूल जाते हैं। बाहर का आकर्षण हम उसकी ओर ही आकर्षित हो जाते हैं, यानी हम हमारे अंदर की दुनिया को, लेखक कहते हैं, छोटा करते चले जाते हैं। इसका विस्तार हमें करना चाहिए। संभव है
तो एक प्रकार लेखक कहते हैं कि उसे हम बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं, यानी उसमें जान ही नहीं है, अंदर की दुनिया कुछ नहीं है। यानी दुनिया दो प्रकार की, बाहर की, अंदर की। यानी मेरे पास क्या है या मेरे अंदर की दुनिया है, मेरे मन में क्या विचार है या मेरे अंदर की दुनिया है, मेरे विचारों का उपयोग दूसरों के लिए किस प्रकार होगा, इसके बारे में लेखक हमें सोचने के लिए कहते हैं। आजादी, पूरी आजादी हमें है, यानी कैसा उपयोग करना है यह हमारे हाथों में है। आजादी दी गई है, लेखक कहते हैं कि पूरी आजादी है, और अगर कहीं संभव है तो इस भीतरी दुनिया में ही, यानी इस आजादी का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हमारी भीतर की दुनिया को दूसरों को दिखाने के लिए, उसका उपयोग दूसरों के लिए करने के लिए। तो इस प्रकार यह कहते हैं कि इस भीतरी दुनिया में ही जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यानी हम हमारी भीतरी दुनिया को किस प्रकार समृद्ध करेंगे, अपने विचारों द्वारा हम उसे दूसरों के लिए किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, और दूसरों ने उससे क्या लेना है, इसका भी विचार हमें करना है। तो बच्चों, यह समृद्धि हमारे पास ही है, उसे छोटा रखना या बड़ा करना यह हमारे ही हाथों में है, इसके बारे में भी हमें सोचना है। लेखक दो अर्थ यहाँ बताते हैं, स्वार्थी और निस्वार्थी। व्यक्ति दो प्रकार का है, स्वार्थी भी है और निस्वार्थी भी है। दोनों प्रकार का कार्य मनुष्य के हाथों से होता है। स्वार्थ के अर्थ से उन्होंने दिया है, स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने ही लिए, यानी मेरा मेरा ही है, दूसरों के लिए मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, यह हो गई हमारी स्वार्थी वृत्ति। दूसरा अर्थ इसने दिया है, इन्होंने दिया है, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, यानी मेरा जो है उसका उपयोग मैं दूसरों के लिए भी कर सकता हूँ, यानी निस्वार्थी भाव भी यहाँ दिखाई देता है। यानी गुणों का वर्णन भी उस दिन उन्होंने किया है कि मनुष्य स्वार्थी तो है लेकिन उसे निस्वार्थी भी बनना आवश्यक है, यानी अपने अंदर के विचारों का उपयोग दूसरों के लिए वह किस प्रकार कर सकता है, इसके बारे में वह लिखते हैं, और स्वयं अपने लिए तो उसका विशेष महत्व रखता ही है। यानी हमारे पास जो है, अगर हमने दूसरों को देने की कोशिश की तो इसकी समृद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी हमारे विचार दूसरों तक पहुंच गए, उसका अनुकरण दूसरों ने किया, इसका फायदा हमें ही है कि मेरे विचारों का उपयोग दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह अंदर की दुनिया का अर्थ वे हमें देते हैं। तो यह पहला अंश जो था, शीर्षक था अंदर की दुनिया, तो इसके भीतर उन्होंने जितना भी ज्ञान हमें दिया है कि हमें खुद के बारे में नहीं तो दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है। हमारे विचारों को हमें दूसरों तक किस प्रकार पहुंचाना है, इसके लिए हमें हमारे भीतर की दुनिया को भी खोलना चाहिए। तो इस प्रकार यह प्रथम पैराग्राफ हमने देखा। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे जिसका लेखन कार्य उन्होंने इसी दिनांक यानी 10 मार्च को ही किया था। तो इसका पहला जो था वह था अंदर की दुनिया। और इसका लेखन हुआ था 10 मार्च 1998 को। देखो बच्चों, अभी दूसरा जो पैराग्राफ उन्होंने यानी डायरी का अंश जो दिया है उसका शीर्षक है मकान पर मकान। इसका लेखन भी 10 मार्च 1998 को ही किया गया है। तो बच्चों,
यह मकान पर मकान यानी देखो, पहला जो अंदर की दुनिया हमने देखा, इसका इस मकान पर मकान से कोई भी संबंध नहीं है। यानी हर एक दिन की घटना अलग अलग है। तुम कहेंगे कि कहानी शुरू हो गई, अब बीच में क्या आ गया? नहीं बच्चों, यह डायरी है। यानी उस दिन क्या हुआ है इसका लेखा जोखा वह इस पैराग्राफ में देते हैं। यानी गिने चुने यह पैराग्राफ उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं, जिससे हम कुछ सीख सके। तो 10 तारीख को ही, 10 मार्च को ही उन्होंने मकान पर मकान भी लिखा है। यानी बाहर की दुनिया देखते समय उस दिन उन्होंने क्या अनुभव किया है हम देखेंगे। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न पेड़ लगाने की गुंजाइश। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लन फन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन की तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यानी हमारी दुनिया सीमित है, हमारी दुनिया को हमें आगे बढ़ाना है। मकान पर मकान। देखो बच्चों, अगर हमने कई शहरों में देखा तो वहाँ घूमने के लिए भी जगह नहीं रहती। इतना ही नहीं, गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं रहती। यानी आसपास हिलने डुलने की भी जगह नहीं। कई जगह तो ऐसी है बेड के नीचे सोया जाता है, जगह ही कम है। यानी मकान ही मकान, खाली जगह नजर ही नहीं आती। तो दूसरा शीर्षक है मकान पर मकान, जिन्होंने लेखक ने लिखा है कि वे जिस गली में रहते हैं, आजकल वे जिस गली में रहते हैं उस समय उन्होंने लिखा है, वहां वे कहते हैं एक आसमान भी है। यानी हर जगह आसमान है ही, लेकिन वे जहां रहते हैं वहां से आसमान का नजारा भी किस प्रकार देखते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? आगे दिया है, उस गली में पेड़ भी नहीं है। यानी गली की विशेषताओं का वर्णन उन्होंने दिया है। गली की विशेषताएं उन्होंने बताई है कि आसमान दिखाई नहीं देता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह, और एक विशेषता है मकान पर मकान लदे हैं। यानी कहीं भी खाली जगह नजर नहीं आती, न उस जगह से, उस मकान से वह खुला आसमान देख सकते हैं। यानी गलियां किस प्रकार की है? यानी लर्न फन। लर्न फन का अर्थ, लर्न फन का मतलब है अव्यवस्थित। यानी जो मकान बनाए गए हैं वह ठीक से नहीं बनाए गए। एक वहां एक वहां, यानी एक लाइन में कुछ भी नहीं है।
जहां से रास्ता नजर आए, जहां से आसमान नजर आए, जहां हम खुली जगह पर पेड़ लगा सके, ऐसी कुछ भी व्यवस्था वहां नहीं है। इसलिए लंथफन शब्द यहाँ प्रयोग में लाया गया है। तो यह लंथफन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आती है। जिस दिन उन्होंने इन मकानों का नजारा देखा, अपने गली का वर्णन वे करते हैं कि वहां खाली जगह बिल्कुल नहीं है, जो एक संकरी गली में फंस गई, यानी वह भीड़ जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। वो गली संकरी है, यानी तंग गली है, चौड़ी नहीं है, कम जगह है, कम चौड़ी है, और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यानी लोग बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह अपने विचारों को अपने अंदर ही रखते हैं। अगर विचारों को हमने चालना दी, प्रेरणा दी, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो वहां से कुछ रास्ता हम जरूर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती है हम हमारे मन में ही रखते हैं, और मन में रखते समय उस विचारों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। अगर उसी बात को हमने दूसरों के साथ बात करते हुए हमारे विचारों की लेन देन अगर हमने की, तो उससे हमें जरूर रास्ता मिलता है। हम रास्ता ढूंढ नहीं पाते, हमारे विचारों को लेकर बैठते हैं, लेकिन अगर किसी के द्वारा उसे सुलझाने की हमने कोशिश की, तो जरूर हम रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि गली तंग है, लोग बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते, और यह उससे बाहर झांकने की, यानी दूसरे मकान को देखने की कोशिश की, तो क्या नजर आता है? एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। यानी बाहर झांकने की कोशिश की तो लोग नजर आते हैं, लेकिन लोगों के विचार किस प्रकार है? वे उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकेंगे, यानी हम साथ ही गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। यानी जो कुछ भी प्राप्त है, गलतियां मनुष्य से होती है। जानवर तो गलतियां करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। अपने जैसे विचार जानवर व्यक्त नहीं कर सकता। गलतियों की सुधार मनुष्य द्वारा ही होती है। यानी गलतियों को सुधारने की कोशिश मनुष्य ही करता है। यानी जो कुछ भी हमारे हाथों से होता है सही ही होगा ऐसा नहीं है, उसमें गलतियां होती है, और गलतियों से ही मनुष्य बाहर निकलता है, यानी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तो यहाँ यही नजर आता है। वे आगे गली का वर्णन करते हैं। चिड़िया भी दिखाई देती है, लेकिन वह आकाश में, आसमान में उड़ती नहीं। कहाँ बैठी? टेलीफोन की तारों पर, बिजली की तारों पर, वह कई पेड़ों पर घोंसला बना रही है, ऐसा भी नजर नहीं आता। यानी दुनिया सीमित नजर आती है, उसे विस्तृतता लाने की कोई कोशिश नहीं करता। और इस प्रकार वे प्राकृतिकता का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते समय वे कहते हैं कि जो चिड़िया नजर आती है वो खिलौने की तरह है, रबड़ की या प्लास्टिक की नजर आती है, क्योंकि एक जगह पर वो बैठी है। न उन्हें घोंसले बनाने के लिए पेड़ है, न उड़ने के लिए खुला आसमान है। जहां जगह मिले वहां वह बैठी रहती है। तो इस प्रकार मनुष्य को अपना विस्तार करना आवश्यक है, यानी विचारों की लेन देन होना बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे चलकर वे कहते हैं, मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, इस बिजली या टेलीफोन की तारों से उलझे आसमान से, यानी जितना भी वर्णन मैंने अभी बताया, इन सब से वे कहते हैं कि मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इस मोहल्ले से मुझे बाहर जाना है।
यानी मेरे भी मन में बहुत सारे विचार है, लेकिन उसे खुला करने के लिए मुझे कोई अच्छा स्थान ही नहीं प्राप्त हो रहा कि किसी से जाकर मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकूं और उनके विचारों को मैं अपना सकूं। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि इस मकान पर मकान जो अंश उन्होंने दिया है, इस डायरी का अंश उन्होंने हमारे लिए दिया है, इससे हम बहुत सारा सीख सकते हैं कि हमारे विचारों को हमें खुला करना चाहिए। दूसरों से बातचीत होना आवश्यक है, विचारों की लेन देन होना जरूरी है। तीसरा यहाँ उन्होंने दिया है और वही है सही साहित्य, और 8 अगस्त 1998 को उन्होंने लिखा है। तीसरा विषय उन्होंने दिया है, तीसरा पॉइंट है सही साहित्य। यह लिखा है 8 अगस्त को। तो देखो बच्चों, यह सही साहित्य का लेखन बिल्कुल 2 ही लाइनों में उन्होंने दिया है। यानी उस समय, उस दिन 8 अगस्त को उन्होंने जो अनुभव किया, सीमित शब्दों में उन्होंने देने की कोशिश की है कि हमारे सामने बहुत सारा है, लेकिन हमें क्या लेना है। देखो क्या कहते हैं, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या दाई आंख से नहीं। यानी मनुष्य को देखते समय दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए, सिर्फ दाई या बाई ऐसा नहीं, सिर्फ एक आंख से देखना नहीं। भगवान की हमें बड़ी देन है कि भगवान ने हमारी दोनों आंखें दी है। इन्हीं 2 आंखों का उपयोग लेखक हमें करने के लिए कहते हैं कि इन आंखों का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखते समय हमारी नजर, हमारी दृष्टि विस्तृत होनी चाहिए। किस प्रकार हमें उसे देखना है, किस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं, सीमित नहीं। तो हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारी मर्यादाओं को हमें बढ़ाना है। और इस प्रकार वे कहते हैं कि जो साहित्य है वह संपूर्ण साहित्य, सब कुछ हमारे लिए है, और उन सब का हमें किस प्रकार उपयोग करना है। यानी इस प्रकार कि जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, दोनों आंखों से देखना है। जो प्राप्त करना है उसे खुले आंख से देखना ही चाहिए। जो कुछ लेना है, एक आंख बंद करके दूसरा आंख खुला रख के नहीं लेना चाहिए। लेने के लिए दोनों आंखों का होना जरूरी है। तो इसलिए सीमित शब्दों में उन्होंने आंखों का उपयोग भी हमें समझाया है कि साहित्य किस प्रकार का है, हमें ढूंढना आवश्यक है कि हमारे लिए सब कुछ मौजूद है, उसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारी खुली आंखों से हम उसे देख सकते हैं। इसे ही सही साहित्य वे समझते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आज आपको अंदर की दुनिया, मकान पर मकान और सही साहित्य के बारे में समझाया है। जितना भी आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ो और इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं फर्स्ट पेज यानी 27 पेज पर जितने भी 3 मुद्दों को, डायरियों के अंश को लेखक ने हमारे लिए दिया है, इससे कुछ लेने की कोशिश करो। यानी हर एक मुद्दों से उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और वह हमारे लिए उपयोगी है। इसे ढूंढने की कोशिश करो, इन मुद्दों को ठीक से पढ़ो और शुद्ध लेखन करना न भूलो। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।